जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास सुविधा के तहत हम राग दरबारी उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस के सारे लेक्चर आप क्रम से देखिएगा तो बहुत अच्छे से पूरा उपन्यास आपको कंप्लीट हो मिलेगा। और साथ ही आप चैनल पे देखेंगे जो आपके सिलेबस में 13 उपन्यास है तो बहुत सारे उपन्यास करा दिए गए हैं। उनको भी देखते रहें एग्जाम से पहले। और ये है नंबर, कोई भी जो है रेगुलर क्लास करना चाहता है, पेड क्लास, तो वो भी मुझसे जुड़ सकता है यूजीसी नेट के लिए और आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत। देखिए यहाँ पे दिया है आगे की आपने देखा कि किस तरीके से प्रिंसिपल और रंगनाथ के बीच जो है काफ़ी लंबी वाद विवाद चलता है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो कैसे बताता है कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं या वाइस चांसलर होते हैं, यहाँ पे लेक्चरार के होने के लिए बड़ी चापलूसी वगैरह चलता है। पूरा मतलब एक वहाँ का दिखा देता है कि देखो बहुत ज़्यादा वहाँ सब चीज़ें चलती हैं, तो हम यहाँ पे जब वैद्य जी के ही अंडर में चीज़ें कर रहे हैं तो हम तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, इंसान हैं, क्योंकि पूरा शिवपालगंज तो उन्हीं के इशारे पे चल रहा है। और हम एक व्यक्ति का तो पीछा अनुकरण कर सकते हैं या उसके नीचे मातहत रह सकते हैं, लेकिन हम सभी के पीछे ये कहोगे सबकी बातें सुनते चलें तो वो मुझसे नहीं होगा। तो पूरा एक जो चरित्र रहता है ना कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, वाइस चांसलर और ये सब बहुत ही हवा टाइप में चीज़ें दिखाया जाता है और रियलिटी क्या है। तो यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल जी ने उस रियलिटी को दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह होना चाहते हैं और वो चापलूसी अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो उसने अपने पुराने जितने भी अनुभव थे उसको सारे को बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया। अब आगे यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं जो आगे मूव करते हैं कि गाँव के किनारे एक छोटा-सा तालाब था जो बिल्कुल आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, था गंदा कीचड़ से भरा पूरा, बिल्कुल मैला आँचल के तरीके से आप देख सकते हैं। जो मैला आँचल की गंदगी जिस तरीके से दिखती है, वही सेम चीज़ शिवपालगंज के गाँव में भी वही दिखता है। हर एक स्वच्छता के मायने में ये देखें या वही चीज़ विकास के स्तर पे भी देखें, तो सारी चीज़ें बताते हैं कि वहाँ का कैसा है। जैसे रंगनाथ से ये बात करते हुए बीच-बीच में ये बताते हैं कि रंगनाथ कैसे खन्ना मास्टर की तरफदारी ज़्यादा कर रहा है। या वैद्य जी का जो छोटा लड़का है रूपन, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से खन्ना की तरफदारी कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि ये जो बुद्धिजीवी टाइप के थोड़ी लोग हैं, वो हमारे पाले में क्यों नहीं आते? ज़्यादातर ये तरफदारी क्यों उनकी कर रहे हैं? तो ये रंगनाथ को, क्योंकि रंगनाथ एक रिसर्च स्कॉलर था, उसको थोड़ी अपनी तरफ करते हैं, तो उसी के लिए ये समझाए पड़े थे। कहते हैं कि गाँव के किनारे एक छोटा-सा तालाब था जो बिल्कुल आहा ग्रामीण जीवन भी क्या है था, गंदा कीचड़ से भरा पूरा, पूरा बदबूदार। बहुत क्षुद्र घोड़े, गधे, कुत्ते, सुअर उसे देखकर आनंदित होते थे। कीड़े-मकोड़े, भुनगे, मक्खियाँ ये सभी थी। और इस तरीके से देखें तो कहते हैं कि हमें उन्हीं की तरह रहना सीख लें, देश की बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए समस्या नहीं रह जाएगी। गंदगी की कमी को पूरा करने के लिए 2 दर्जन लड़के नियमित रूप से शाम सवेरे और अनियमित रूप से दिन को किसी भी समय पेट की स्वेच्छानुसार वहाँ पे आते हैं। मतलब गंदगी तो बहुत ही बिल्ले स्तर कहते एकदम नंबर 1 पे था। ये स्थिति थी पूरे शिवपालगंज की। कहते यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के पदार्थ उसे समर्पित करके हल्के होकर वापस लोग लौट आते। अपने पिछड़ेपन के बावजूद किसी देश का जैसे कोई ना कोई आर्थिक और राजनीतिक महत्व होता है, वैसा ही इस तालाब का भी था। गंदगी के बावजूद अपना महत्व था। उसका आर्थिक पहलू ये था कि उसमें ढालू किनारों पर 2 बच्ची उगती थी और उस नेपालगंज के इक्के वालों के घोड़ों के लिए खाद्य समस्या को दूर करती थी। उसका राजनीतिक पहलू ये था कि वहाँ घास छीलने वालों के बीच सनीचर ने कन्वेंसिंग की और अपने लिए वोट भी मांगे थे। सनीचर जब तालाब के किनारे पहुंचा तो 2 घसियारे घास चल रहे थे। वे पेशे से घसियारे नहीं बल्कि इक्के वाले थे, जो साइकिल रिक्शा चले जाने के बाद भी अपने घोड़ों के साथ अब तक जीवित थे। आज़ादी की मिलने के बाद इस देश में साइकिल रिक्शा चालकों का वर्ग जिस तेजी से पनपा है, उसे यही साबित होता है कि हमारी आर्थिक नीतियाँ बहुत बढ़िया हैं और यहाँ के घोड़े बहुत घटिया। इसे ये भी साबित होता है कि समाजवादी समाज की स्थापना के सिलसिले में हमने पहले तो घोड़े और मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाया और अब मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाने की सोचेंगे। ये सब बातें तो तर्क से साबित हो जाती है, पर इसका कोई तर्क नहीं समझ में आता कि शिवपालगंज और शहर के बीच चलने वाले दर्जनों साइकिल रिक्शाओं के होते हुए भी वहां के ये 2 इक्केवान और उनके घोड़े अब तक खत्म क्यों नहीं हुए। घोड़े इस तालाब के किनारे उगने वाली घास खाकर भले ही जिंदा रह ले, पर इक्केवान भी इसी तरकीब से जी लेते होंगे। ये मानना कठिन है, क्योंकि यहाँ खाद्य विज्ञान का सिद्धांत है कि आदमी की शक्ल तो घास खाकर जिंदा रह लेती है, आदमी खुद इस तरह नहीं रह सकता। शनिचर जब इन इक्क वालों के पास आया तो उसके दिमाग में ये सामाजिक आर्थिक समस्याएं नहीं थी। उस समय उसे अपने चुनाव की चिंता थी, जो कि वोट मांगने वाले और वोट देने वालों के बीच पारस्परिक व्यवहार का एकमात्र माध्यम है। इसलिए उसने अपने दोनों को बिना किसी प्रस्तावना के बताया कि मैंने प्रधानी का पर्चा दाखिल किया है और अपना भला चाहते हो तो मुझे एक वोट दे देना। एक ही के वाले ने उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखा और स्वगत शैली में कहा, ये प्रधान बनेंगे, दे पन्ना ले लत्ता, पान खायल पत्ता। वोट की भिक्षा बड़े-बड़े नेताओं तक को विनम्र बना देती है। सनीचर तो सनीचर था।
ये सुनते ही उसकी हेकड़ी ढीली पड़ गई और खींच से निकाली। बोला, अरे भाई, हम तो नाम भर के प्रधान होंगे, असली प्रधान तो तुम वैद महाराज को समझो। बस यही जानकर चलो कि तुम अपना वोट वैद जी को दे रहे हो, समझ लो कि खुद वैद जी तुमसे वोट की भीख मांग रहे हो। इक्के वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप्पी साध ली। सनीचर ने कहा, बोलो भाई, क्या कहते हो? क्या कहना, दूसरे ने जवाब दिया। जब वैद जी वोट की भीख मांग ही रहे हैं तो मना कौन कर सकता है? हमें कौन वोट का अचार डालना है? ले जाए वैद जी। अरे भाई, उनको वोट चाहिए, वही ले जाए। अब पहले इक्के वालों ने उत्साह से कहा, वोट साला कौन 56 टीके की चीज है, कोई भी ले जाए, हम तो किसी को भी देने को तैयार हैं। दूसरे इक्के वाले ने प्रतिवाद किया, अरे कैसे कोई ले जाएगा वोट? पहली बार बैज जी ने हमसे एक चीज मांगी थी और जो बैज जी को मिली, ले जाए। सनीचर ने कहा तो बात पक्की रही। उन्होंने एक साथ इसका उत्तर दिया जिसका सारांश ये था कि मर्द की बात हमेशा पक्की होती है, और वैसे तो ये कुछ देने लायक चीज है नहीं, पर जब वैज जी कोई चीज मांग रहे तो तुम लोग मना थोड़ी करोगे। तो नहीं कहना कठिन है। आशा है कि प्रधान बन जाने पर सनीचर जमीन पर ही चलेगा, आसमान में तो बास नहीं खोसेगा। सनीचर के चले जाने के बाद कुछ देर वह लोग चुपचाप घास झेलते रहे और घास की कमी पर बहस करते रहे। अचानक उन्हें एक ऐसा आदमी आता दिखाई दिया जिसका अपना नाम सिर्फ सरकारी कागजों पर भले ही लिखा हो, गांव में बहुत कम लोगों को मालूम था। लोग उसे रामाधीन के भैया कहते थे। वो इस समय गोपालगंज की ग्राम सभा का असली प्रधान था। ये दूसरी बात है कि जनता रामाधीन भीखम खेड़वी को ही प्रधान समझकर चलती थी। पिछले सालों गांव में तालाबों की मछली की नीलाम ऊंची कीमत पर होने लगा था। बंजर जमीन के पट्टों से गांव सभा की आमदनी बढ़ गई थी। शक्कर और मैदे का कोटा भी कभी कभी गांव पंचायत द्वारा वितरित किया जाता था। इन कार्डों से गांव सभा अमीर हो रही थी और सिपालगंज में सभी जानते थे कि गांव सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है। परिणामतः प्रधान का पद बड़ा लाभदायक और गुणकारी था। यही नहीं, वो पद सम्मानपूर्ण भी था। साल में दो चार बार थानेदार और तहसीलदार प्रधान को बुलाकर उसे दो चार गाली भले ही बैठ दे, और अंधेरे उजाले में गांव के एकाध गुंडे उस पर 10-5 ढेले फेंक ही दे। उस पद के सम्मान में कभी कमी नहीं आई, क्योंकि सारे देश की तरह सिपालगंज में भी किसी भी तरकीब से हो, केवल अमीर बन जाने से ही आदमी सम्मान पूर्वक बन जाता, और वहां भी सारे देश की तरह किसी संस्था का फोकट में पैसा खा लेने भर से आदमी का सम्मान नष्ट नहीं होता था। इन्हीं कारणों से रमाधीन के भैया भी दोबारा प्रधान बनना चाहते थे। वे इस समय अपने चने के खेत के पास से दूसरे के खेत से चने के पौधे उखाड़कर काफी बोझ बड़े बगल में दबाए घर की ओर लौट रहे थे और जोर जोर से गालियां दे रहे थे, ताकि जनता समझ जाए कि उनके खेत से चुरा कर चने उखाड़ते हैं। उन्होंने सनीचर को तालाब के पास इक्के वालों से बात करते हुए देखा और वहीं अपना कार्यक्रम बदलकर उस तरफ चलना शुरू कर दिया। इक्के वालों ने उन्हें पास आता देख और इत्मीनान करके सनीचर निगाह से ओझल हो गए, उन्हें सलाम किया और बोले, तुम भैया इस बार तो प्रधानी के लिए खड़े ही रहो। रामाधीन की भैया ने खेतों में होने वाली चने की चोरी का हवाला दिया और वहां कहा कि देखो, हमारी प्रधानी का साल पूरा हो रहा है, इसलिए चोर इत्मीनान से फिर पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं, और जब तक मेरी हुकूमत थी वे सांस रोककर छिपे बैठे थे। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि गधों को अगर अमन चैन प्यारा हुआ तो साले अपने आप मुझे प्रधान बनाएंगे। उन्होंने बाद में लापरवाही से पूछा, सनीचर क्या कह रहा था? वोट मांग रहा था। तुमने क्या कहा? कह दिया कि ले जाओ। मुझे कौन ओट का अचार रखना है? ओट उसे दोगे तो अपना भला बुरा समझ कर, ऊंचा नीचा देख कर, देना क्या है, सब देख लिया है। तो मांगते ही तो तुम ले जाओ, कहकर पहले इक्के वालों ने दोहराया। मुझे कौन ओट का अचार रखना है? रामादीन के भैया ने पूछा, तो फिर ओट सनीचरा को क्यों नहीं देते? कहा, कह दो, उसे भी दे देंगे। भाई, जिसे तुम लोग कहोगे उसी को दे देंगे, हम तो तुम्हारे हुक्म के गुलाम है, कहकर उसने फिर बात दोहराना शुरू किया। मुझे कौन साले ओट का अचार भैया? भैया ने उसकी बात काट कर रोक में दिया, सनीचर वनीचर को ओट नहीं देना है तो नहीं देंगे, ओट मुझको देना है तो दे देंगे। कहा तो ले जाओ। रामादीन के भैया चने के चोरों को पूर्वत गाली देते हुए चल दिए। हर कदम पर उनकी चाल के अनुपात से गालियों का आकार प्रकार बढ़ने लगा, क्योंकि बस्ती नजदीक आ रही थी और उन्हें लोगों में ये प्रचार कराना अच्छा लगता था कि वे भी अपनी जगह पर गुंडे हैं और आज नाराज हैं। चमरई और ऊंची जात वालों की बस्ती के बीच बने हुए गांधी चबूते पर आज कुत्ते नहीं, आदमी बोल रहे थे। चुनाव के पहले रामाधीन के भैया ने उस स्थान का सुधार कराया था, क्योंकि शायद चुनाव कानून में लगता हो, लिखा हो, या पता नहीं क्यों सभी बड़े नेता चुनाव के कुछ महीना पहले ही अपने अपने चुनाव क्षेत्र का सुधार कराते हैं। कोई नया पुल बनवाता है, कोई सड़क बिछवाता है, कोई गरीबों को अन्न और कंबल का दान करता है। उसी हिसाब से रामाधीन के भैया ने चबूते के आसपास का नक्शा बदलने की कोशिश की थी। वहाँ एक नीम का लंबा चौड़ा पेड़ था, जो बहुत से बुद्धिजीवियों की तरह दूर दूर तक अपने हाथ पांव फैलाए रहने पर भी तने में खोखला था। रामाधीन के भैया ने उसी के नीचे एक कुआं बनवाया। वास्तव में कुआं था तो वहां पहले से ही, पर उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करके जमाने के चलन के हिसाब से सरकारी कागजों से कूप निर्माण का इंतजाज करा दिया।
ताकि अच्छा अनुदान खींचने के लिए नैतिक तो नहीं पर एक प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई हो ही जाए। पहले वहाँ कुआं बरसात के दिनों में आसपास ऊंचाई पर गिरने वाली पानी को अपनी ओर खींचकर मोहल्ले में बाढ़ आने से रोकता था। अब उसके चारों ओर एक जगत बनाई गई थी और स्पष्ट था कि इस कार्रवाई का संबंध किसी पंचवर्षीय योजना से है। इसी बात को कुछ और स्पष्ट करने के लिए कुएं के दोनों ओर एक खंभा उठा दिया गया था। उनमें से एक पर शिलालेख द्वारा लिखा गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना, गांव सभा शिवपालगंज। इस कूप का शिलान्यास मवेशी डॉक्टर श्री झाऊलाल ने किया। सभापति श्री जगदम्बा प्रसाद। जगत बन जाने के कारण बाहर का पानी भीतर न जाकर भीतर का पानी बाहर जाने लगा। इस पानी का अंतिम रूप शीतल मन सुगंध था। एक बहुत बड़े नाबादान में बदकर वो गांव वालों को सुझाव भी देता था कि पेट में केंचुओं का तजुर्बा तो तुम्हें हो ही गया होगा, अब उसे छोड़े जाओ और आओ थोड़ा मलेरिया और फाइलेरिया भी लेते जाओ। बस कुएं के जीर्णोद्धार के साथ ही गांधी चबूतरे का भी अभ्युदय हो गया था। तो उसमें कुछ नई ईंटें लग गई थी और उन पर लगा हुआ सीमेंट ऐसा था कि ठेकेदार के हाथों लगवाए जाने के बावजूद 15 दिन बीत जाने पर भी उखड़ा नहीं था। इस वातावरण में चबूतरा पहले की अपेक्षा ज्यादा आकर्षक हो गया था। कॉलेज के निठल्ले लड़के कभी कभी वहां बैठकर जुआ खेलने लगे थे। शाम को बद्दी पहलवान के अखाड़े के पट्टे भी अब वहां पे आने लगे थे और उनके हाव भाव देखकर लगता था कि उनके यहाँ वहां आने का एकमात्र उद्देश्य चबूतरे पर बैठकर गर्दन पर लगा हुआ मिट्टी का प्लास्टर कुरचना है। आज चुनाव का दिन था। कॉलेज में छुट्टी हो गई थी। चुनाव तो किसी और जगह होना था, नीचे ही ऐसी जगह चमरही से दूर होता, पर इस समय गांधी चबूतरे पर भी काफी भीड़ थी और जैसा कि गांधी जी चाहते थे, सब तरह के लोग वहां एक साथ एकता पूर्वक बैठे। जुआ खेलने वालों ने ताश अपनी जेब में रख लिए थे। अखाड़े के बट्टे बिना कुश्ती लड़े, बिना मिट्टी लपेटे, केवल सरसों के तेल की मालिश के सहारे अपनी ख्याति की सुगंध दिग्दिगांत में फहरा रहे थे। रूपन बाबू की चाल थकी थकी थी और चेहरे पर रोज किसी सुस्ती और चालाकी नहीं थी। उन्हें गांधी चबूतरे के पास आता देखकर एक नए पहलवान ने आंखें मारी और पूछा, कहो बाबू, क्या हाल है तुम्हारा? जवाब में रूपन बाबू ने आंखें नहीं मारी और न ये कहा तुम कहो राजा, तुम्हारा क्या हाल है? उन्होंने सिर हिलाकर सिर्फ ये बात पैदा की कि तुम मजाक करो, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मूड खराब है। वे काला चश्मा लगाए, गर्दन पर रेशमी रुमाल लपेटे मंद गमन करते हुए आए और चबूतरे पर धम्म से बैठ गए। थोड़ी देर के लिए उपस्थित सज्जन वृंद में शांति छा गई। छोकरे पहलवान ने निठल्लेपन में अपना बाजू फैलाकर उसे कोहनी से मोड़ा। कोहनी के ऊपर चूहे के आकार की एक बचकानी मांसपेशी उभर आई। उसे प्यार के साथ बार बार देखते हुए वो रूपन बाबू के पास आकर बैठ गया। उसने दोबारा आंख मारी और रूपन बाबू की पीठ सहलाते हुए कहा, क्या बात है, आज रंग कुछ बदरंग हो गया है। सिपालगंज में कहावत एक मशहूर थी, मासूके के 3 नाम, राजा, बाबू, पहलवान। इस हिसाब से रूपन बाबू के लिए विशेषण हैसियत दिलाने वाला हो सकता था। पर सिवकालगंज में ये भी मशहूर था कि इस छोकरे पहलवान को रूपन बाबू कुछ उसी तरह छूट दिए हैं जिस तरह सुना जाता है कड़ी बात कहने की छूट सरदार पटेल को गांधी जी की तरफ से मिली हुई थी। इसलिए उनकी ये आपसी बातें कुछ महापुरुषों का विनोद सा उस पर वजन डालने वाली थी। रूपन बाबू ने अपने दोस्त की मौजूदगी और उसकी भाषण शैली पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे। कॉलेज के एक लड़के ने कहा, गुरु, हम लोगों को तुमने कुछ काम करने की बात ही नहीं बताई। सनीचर की तरफ से चुनाव में वो गर्मी नहीं आई जो रामाधीन की तरफ से थी। रूपन बाबू ने गर्भवती आवाज में कहा, अब सर्दी गर्मी की कोई बात नहीं रही। चुनाव के नतीजे का भी ऐलान हो गया है। सनीचर तो जीत गए हैं। छोकरे पहलवान और कॉलेज के लड़कों में भड़म्बड़ मच गई है। चारों ओर से यही सवाल हो रहा था कि कैसे ये सनीचर कैसे जीत गया। आंख मारकर रूपन बाबू ने कहा, बताओ तो पहलवान, ये सनीचरा जीत कैसे गया? महिपालपुर वाली तरकीब से, रूपन ने थकी आवाज में कहा। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली तरकीब, एक नेवादा वाली और तीसरी महिपालपुर वाली। गांव सभा के चुनाव में रामनगर में एक बार 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, रिपुदमन सिंह और शत्रुघ्न सिंह। दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए जाति के ऊपर वोटों का स्वाभाविक बंटवारा होने में दिक्कत पड़ गई। जो ठाकुर थे वे इस पेशोपेश में पड़ गए कि ये भी ठाकुर और वह भी ठाकुर, किसे वोट दे और किसे ना दे। जो ठाकुर नहीं थे वे इस चक्कर में आ गए थे कि ये जब अपनी जाति के नहीं है तो इन्हें वोट दिया जाए या क्या किया जाए। कुछ दिनों बाद पता चला कि रिपुदमन और शत्रुघ्न सिंह दोनों के नामों का मतलब भी एक ही है और वे एक ही ऐसा शेर जो दुश्मन को खा जाए। इस पर गांव वालों ने प्रजातंत्र की परंपरा के अनुकूल ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी सभापति हो, हमारी क्या हानि, और खोने दो यानी खाने दो उन्हें एक दूसरे का। चुनाव के 5 दिन पहले तक इसी तरह की उपेक्षा का वातावरण बना रहा। होता यह था कि उम्मीदवार लोगों के वोट मांगने के लिए जाते तो लोग दोनों से ज्यादातर यही कहते, हमें वो
कौन ऊँट का अचार डालना है, जितने कहो वोट दे दें। इस सबसे दोनों उम्मीदवार इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें कोई भी वोट नहीं देगा। घबराकर वे प्रजातंत्र की दुआई देने लगे। उन्होंने लोगों को उनके वोट की कीमत बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना कीमती वोट गलत आदमी को दे दोगे तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लोग ये बात समझ नहीं पाए। जो समझे भी उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, गलत आदमी को वोट देने से प्रजातंत्र को कोई खतरा नहीं। तुम वोट दे सकते हो, प्रजातंत्र के लिए इतना ही काफी है। गलत सही तो लगा ही रहता है। देखो ना सारे देश में हो क्या रहा है। ऐसी बात कहने वाले दो एक लोग ही थे, पर प्रजातंत्र को निरर्थक बताने के लिए इतना ही काफी था। इसलिए दोनों उम्मीदवारों ने अपने प्रचार का तरीका बदल दिया और प्रधान के अधिकारों की बात करते हुए कहना शुरू किया कि वो गांव की सारी बंजर जमीन दूसरों को दे सकते हैं और जो बंजर लोगों ने बेकायदे अपने कब्जे में कर लिया उससे उन्हें बेदखल कर सकते हैं। किसानों को जैसा कि गोदान पड़ने वाले और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में देखने वाले पहले से जानते थे। जमीन ज्यादा प्यारी होती है, यही नहीं उसे अपनी जमीन के मुकाबले दूसरे की जमीन बहुत प्यारी होती है और वो मौका मिलते ही अपने पड़ोसी के खेत के प्रति लालायित भी होता है। निश्चय ही उसके पीछे साम्राज्यवादी विस्तार की नहीं सहज प्रेम की भावना है, जिससे सहारे वो बैठा अपने खेत की मेड़ पर है, पर जानवर अपने पड़ोसी के खेत में चराता है। गन्ना चूसना हो तो अपने खेत को छोड़कर बगल के खेत से तोड़ता है और दूसरे से कहता है कि देखो मेरे खेत में कितनी चोरी हो रही है। वो गलत नहीं कहता कि जिस तरह उसके खेत के बगल में किसी दूसरे का खेत है, उसी तरह और के खेत के बगल में उसका खेत है और दूसरों की संपत्ति के लिए सभी के मन में सहज प्रेम की भावना है। ये बातें गोदान में इतनी साफ नहीं लिखी है और बम्बैया फिल्मों में शायद कृष्णचंद्र और ख्वाजा अहमद अब्बास के डर के कारण या प्रगतिशीलता के जोश में 50% अंधे हो जाने के कारण या सिर्फ जहालत के कारण साफ तौर पर नहीं दिखाई देती। इसलिए उन्हें जरा सफाई से कहना पड़ा। अगरचे अपने देश में सफाई का काम कलाकारों का नहीं, फिर भी तो जैसे ही गांव वालों को मालूम हुआ कि गांव पंचायत का संबंध जमीन के लेन देन से है और उनके पड़ोस का खेत उनका हो सकता है और अमुक किसान का लावारिस मर जाने पर उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करके उनका राज तिलक हो सकता है, किसानों की सहज प्रेम वाली भावना लबलबा उठी। फिर तो वोटरों का जमीन के प्रेम न गांव पंचायत की ओर ठेला और ग्राम पंचायत के प्रेम ने उन्हें प्रधान पद की उम्मीदवारी को ओर ठेला और चुनाव के मामले में उनका दिमाग एकदम सक्रिय हो गया। उसके बाद उनके सामने वही मानसिक समस्या पैदा हो गई जो चीनी हमले के मौके पर आचार्य कृपलानी ने पूरे देश के सामने पैदा की थी। वे सोचने लगे कि तटस्थ रहना बिल्कुल बेकार है, इसमें कमजोरी भी है और नुकसान भी। और अगर हम तुम चैन से रहना चाहते हैं तो रिपुदमन और शत्रुघ्न में से किसी एक का पल्ला पकड़ना होगा और बहुत ज्यादा तटस्थ बनने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो दोनों ओर से मारे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में तटस्थता की समय को हम लोग तो चुपचाप कतरा कर झेल ले गए, क्योंकि इस तरह से हम कई समस्याओं को झेल चुके थे। पर रामनगर वालों को घमंड था कि वे अपना भला बुरा ज्यादा पहचानते हैं, इसलिए उन्होंने इस समस्या से कतराना ठीक नहीं समझा और देखते देखते पूरा गांव 2 दलों में बंट गया। एक दल वह जिसको काली जमीन का बंटवारा रिपुदमन के हाथों करवाना था और दूसरा दल वह जिसे इस काम के लिए शत्रुघ्न सिंह के हाथों में ज्यादा कलाकारी दिखाई देती थी। चुनाव के जब 2 दिन रह गए थे तो दोनों ओर से काफी सरजमा दिखाई दिए। लोगों ने चीख चीख कर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, एक दूसरे की माँ बहनों में दिलचस्पी दिखाने वाली बात कही, अपनी अपनी लाठियों में तेल लगाया, भले मल्लमों की चमकाकर उन्हें लाठियों में फिट किया और जान हथेली पर रखकर उस हथेली में गांजे की चिलम पकड़ ली। जब इतना सब हो गया तो रिपुदमन ने अपने छोटे भाई सबदमन को बुलाकर प्रेम से कहा कि भाई, अगर इस लड़ाई में मेरी जान निकल भी जाए और मेरे हाथ से 25 आदमियों की भी जान निकल जाए तो तुम क्या करोगे? सरदमन सिंह वैसे तो वकालत पास थे, पर जिस तरह किसी जमाने में बड़े बड़े वकील बालिस्टर वकालत छोड़कर राजनीति में आ गए थे, वैसे ही वे अपनी वकालत छोड़कर पिछले 4 सालों से स्थानीय राजनीति में कूद पड़े थे। फर्क ये था कि स्वतंत्रता संग्राम वाली राजनीति में आने वाले बहुत सी वकीलों की आमदनी के जरिए लोगों को मालूम ना हो पाता था, पर सरदमन की जीविका का साधन सभी को अच्छी तरह मालूम था और सब उससे वाजिब ढंग से प्रभावित भी थे। उनके पास 10 गैस बत्तियां थी जो शादियों के मौसम में किराए पर चलती थी। साथ ही उनके पास 2 बंदूकें थी जो डकैतियों के मौसम में किराए पर चलती थी। कुल मिलाकर सरदमन को इतना मिल जाता था कि वे इत्मीनान से ग्रामीण राजनीति का संचालन कर सके। गैस बत्तियां और बंदूकें दूर दूर तक जाती थी और उन्हीं के अनुरूप उनके ना जाने कितने व्यापक और गहरे सामाजिक संपर्क हो गए थे और उसके अनुरूप सरदमन में बातचीत करने की लियाकत और आत्मविश्वास भी आ गया था। भाई की बात का जवाब जो भाई का बात है उसका जवाब सरदमन ने आत्मविश्वास की वाजिब मात्रा के साथ दिया। बोले भाई, अगर तुम और तुम्हारे 25 आदमी इस लड़ाई में मारे गए तो दूसरी तरफ शत्रुघ्न और उनके 25 आदमी भी मारे जाएंगे। इतना तो हिसाब से होगा, इसके बाद जैसा बताओ वैसा किया जाए। रिपुदमन ने सरदमन को गले से लगाकर रोने की कोशिश की, पर या तो आदमी फिल्मी अभिनेता हो या नेता,
तभी वह इच्छा मात्र से रो सकता है। मतलब ये कि अभ्यास की कमी से रिपुदमन की कोशिश नाकामयाब हुई। सब ने उन्हें धीरे धीरे से अपने से अलग किया और बोले जाने दो और बताओ 25-25 का हिस्सा। रिपुदमन ने कहा मान लो उसके बाद प्रधान को फिर से चुना हो और तुम प्रधान बनना चाहो तो। सद्दाम ने कागज पेंसिल ले आया और जोड़ बाकी लगाकर बोले दादा अगर तुम और शत्रुघ्न अपने 25-25 आदमी के साथ मर जाओ तो फिर मैं क्या। मेरी तरफ का कोई भी आदमी दूसरी तरफ की किसी भी आदमी से 50 वोट ज्यादा ले लेगा क्योंकि गांव के वोटरों में उस तरफ सचमुच मर मिटने वाले ज्यादा से ज्यादा 25 आदमी निकलेंगे, जबकि हमारी तरफ ऐसे आदमी 40 से भी ज्यादा है। उधर वे 25 आदमी अगर मर भी जाए तो समझ लो उनका पूरा मोहल्ला मर गया, जबकि हमारे 25 आदमियों के मर जाने के बाद भी मैदान हमारे बाकी 15 आदमियों के हाथ में रहेगा। चुनाव के 3 दिन पहले सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में रिपुदमन ने शत्रुघ्न और उनके 25 आदमियों के खिलाफ एक दरख्वास्त दी कि उन्हें उनसे जान व माल का खतरा है और चुनाव में शांति भंग का आदेश है। पुलिस ने दरख्वास्त की तायद की। जवाब में शत्रुघ्न ने रिपुदमन और उनके 40 आदमियों के खिलाफ ऐसी ही दरख्वास्त दी और पुलिस ने उसकी भी तायद की, पर उसमें ये गणित लगा दी कि ये बात रिपुदमन और उनके केवल 25 आदमियों के लिए सही है। चुनाव के दिन पहले दोनों उम्मीदवार और दोनों की ओर 25-25 आदमियों की पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने जैसा कि किताब में लिखा था शत्रुघ्न उनकी पार्टी से जमानत और मुचलके मांगे जिन्हें वे देने की सोचने लगे। फिर मजिस्ट्रेट ने रिपुदमन उनकी पार्टी से जमानत और मुचलके मांगे। रिपुदमन ने कहा हुजूर हम जमानत और मुचलके नहीं देंगे, हमारी बात याद रखिएगा, कल हमारे गांव में कत्लेआम होगा। बड़ी से बड़ी जमानत शत्रुघ्न और उनके गुंडों को झगड़ा करने से नहीं रोक सकती। हम लोग सीधे साधे खेतिहर हैं, हम इनका क्या करेंगे। ऐसा इसलिए हुजूर कि हमें जमानत ना दे सके, हवालात में बंद हो जाने से हमारी जान तो बच जाएगी। सिर्फ इतना कीजिएगा हुजूर कि शत्रुघ्न की जमानत का एतबार ना कीजिएगा। हमारे खानदान के 2-4 लोग गांव में रह जाएं, उनको बचाने का इंतजाम कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने कटघरे को गले लगाकर रोने की कोशिश की। पुलिस ने इस वक्तव्य को भी तायद किया। अब मजिस्ट्रेट ने यही तय किया है कि जब रिपुदमन और उनकी पार्टी चुनाव के दौरान जेल में रहेगी तो शत्रुघ्न और उनकी पार्टी की जमानत मंजूर नहीं की जाएगी, उन्हें भी जेल में रहना पड़ेगा। इस तरह कुछ दिनों के लिए उम्मीदवार उनके 25-25 आदमी मर गए। इसके बाद चुनाव बड़े शांत और सभ्यतापूर्वक हो गया। जहाँ तक विभिन्न पक्षों की दक्षता का सवाल है, उनमें शत्रुघ्न के सहायक बहुत निकम्मे थे। वास्तव में पता ही नहीं चल पाया कि उनका कोई सहायक गांव में था भी या नहीं। उधर रिपुदमन की ओर से सरदमन चुनाव लड़ने के लिए मौजूद थे, क्योंकि पुलिस की तायद और वकालत की डिग्री के सहारे वे शांतिप्रिय आदमी समझे जाते थे और उनका हवालात में जाना जरूरी नहीं समझा गया। उन्होंने जमकर चुनाव लड़ा और उसका नतीजा वही निकला जो पहले कागज पर जोड़ चुके थे। फिर क्या था, चुनाव नतीजे का ये तरीका रामनगर के नाम से पेटेंट हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो नेवादा वाली चुनाव थी वो कुछ ज्यादा आदर्शवादी था। नेवादा वाले में क्या हुआ, वहाँ कई जातियों के लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे, पर उनमें मुख्य उम्मीदवार केवल 2 ही थे। एक ऋग्वेद में ब्रह्म पुरुष का क्रमशः मुंह और पैर माना गया है। आज के हिसाब से ब्राह्मण और हरिजनों का संघर्ष था, पर नेवादा में मामला बड़े ही सांस्कृतिक और लगभग वैदिक ढंग पर था। ब्राह्मण उम्मीदवार ने सवर्णों के बीच ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को कई बार पाठ किया, समझाया कि ब्राह्मण ही पुरुष ब्रह्म का मुंह है। उसने ये भी बताया कि शूद्र पुरुष ब्रह्म का पैर है। प्रधान के पद के बारे में उसने कई उदाहरण भी दिए। उसका संबंध मेधा और वाणी से भी था, जो पैर में नहीं होता, सिर में होती है, जिसमें मुंह भी हो। अतः ब्राह्मण को स्वाभाविक रूप से प्रधान बनना चाहिए, ना कि शूद्र को। ब्राह्मण उम्मीदवार ने शूद्रों का तिरस्कार करने के लिए प्रचलित गाली गलौज का सहारा नहीं लिया था। वो अपनी बात को इस सांस्कृतिक स्तर पर समझाते रहे जिससे रियासत के तौर पर ये मान लिया जाए कि बिना कोई दौड़ धूप के काम हो सकता है, जिसमें पैरों की आवश्यकता हो, जैसे न्याय पंचायत के चपरासी का काम वो शूद्र को दे दे, और जिसमें दिमाग वाली बात है उसको ब्राह्मण को दे दे। इतना दिलचस्प चुनाव यहाँ सिपालगंज में हो रहा है। पर जैसा कि प्राय होता है, वोटरों ने बातचीत की सांस्कृतिक असर को स्वीकार नहीं किया और मजबूरन ब्राह्मण उम्मीदवार को अपने प्रचार का ढंग बदलना पड़ा। उसने पुरुष ब्रह्म के मुख की हैसियत से अपने मुंह का जरा ज्यादा उदार उपयोग किया। साथ ही उसके सहायक प्रचार के मौके पर अपने मुंह का और भी खुलकर प्रयोग किया। लगी हाथ और कुछ दिन बाद उसी पुराने स्तर पर ये आ गई, बताओ ठाकुर किशन सिंह, हमें छोड़कर क्या तुम उस चमार को उड़ दोगे। गांव में ब्राह्मण उम्मीदवार की ओर से देखते देखते गाली गलौज का उग्र वातावरण बन गया और तब अचानक एक दिन उसे पुरुष सुख की उस ऋचा का ठीक मतलब मालूम हो गया जिसमें शूद्र का पैर माना गया है। एक जगह ब्राह्मण उम्मीदवार का एक सहायक खुलकर दूसरे उम्मीदवार को गाली दे रहा था। वो चबूते पर बैठा था और उसके मुंह से धारावाहिक गालियों के बीच जो केंद्रीय प्रश्न निकल रहा था वो यही था कि बताओ ठाकुर किशन सिंह, क्या अब तुम उसके बाद गालियां कुछ वाक में दोगे कि नहीं दोगे। वो चबूते पर बैठा था और बोलता जाता था। अचानक उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। उसे अपनी कमर पे इतनी जोरों से चोट का एहसास हुआ कि वो तात लात रावण मोहि मारा कहने लायक भी नहीं रहा।
वो चबूतरे से नीचे लुढ़क गिरा ही था कि उस पर 10 ठोकरें और पड़ गई, और जब उसने आंख खोली तो पता लगा कि संसार स्वप्न है और मौन निद्रा का त्याग। इसके बाद इस तरह की कई घटनाएं हुई और ब्राह्मण उम्मीदवार को मालूम हो गया कि पुरुष ब्रह्म के पैर से ज्यादा दूर नहीं, और संक्षेप में जहाँ मुंह चलता हो वहां जबाब में लात भी चलती हो, वहां मुंह बहुत देर तक नहीं चल पाता। इस अनुसंधान ने ब्राह्मण उम्मीदवार को हैरान कर दिया, पर ऐसे मौके पर उसकी मदद के लिए एक बाबा जी का आविर्भाव हुआ, जो उन अनेक बाबा जियों में से थे जो विपन्नताग्रस्त किसानों से लेकर ऊंचे से ऊंचे अफसरों, नेताओं और व्यापारियों में बड़ी आसानी से अपने चेलों को पहचान लेते थे। घटना सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी की कथाओं की तरह थी। ब्राह्मण उम्मीदवार एक दिन अपने मुंह का बहुत सीमित उपयोग करने के बावजूद पुरुष ब्रह्म के पैर की ठोकर खाकर ढेर हो चुके थे, और इस समाज से प्रधान पद को अछूता बचाकर किस तरह उसे ब्राह्मण के नीचे रखा जाए, इस समस्या पर विचार कर रहे थे। विचार करने का गांव के बाहर एक कुएं की जगह पर नवनील नील कोमल कोमल छाया तरुण में तम श्यामल के सायंकालीन वातावरण में एक बरगद के पेड़ के पास हो रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे कुछ चिंगारियां उड़ती हुई नजर आई, और साथ ही शंकर जी के कई विशेषण भराई हुई आवाज में सुनाई दिए। ब्राह्मण उम्मीदवार को यकीन हो गया कि पेड़ के नीचे कोई बाबा जी है। यही भी था, बाबा जी शंकर का नाम ले रहे थे और गांजा भी पी रहे थे। आदमी दुखी ना हो और सामने कोई बाबा जी खड़े हों तब भी साष्टांग गिर पड़ता है। यहाँ तो ब्राह्मण उम्मीदवार दुखी था और बाबा जी प्रकट हो गए। बिना कुछ सोचे हुए बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। बाबा जी की जिंदगी में ऐसे मौके कई बार आ चुके थे। इन्हीं तजुर्बों के आधार पर उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार को अभयदान देते हुए समझाया कि घबराओ नहीं बेटा, अगर तुम्हें स्वप्न दोष की बीमारी या शीघ्र पतन होता है या बचपन के कुटवे के घाट तुम में नापसंदता है तो यकीन रखो, मेरे नुस्खे का इस बार प्रयोग करके तुम 1000 स्त्रियों का मानमर्दन कर सकोगे। पर ब्राह्मण उम्मीदवार ने सिर हिलाकर बाबा जी की इस उदारता से लाभ उठाना नामंजूर किया। तब बाबा जी ने उसे बताया था कि इस अत्यंत गोपनीय नुस्खे से तुम तो बाजी करके उस्ताद तो हो ही जाओगे, साथ ही इसके आधार पर अगर दवाएं बनाकर तुमने उसे बेचना शुरू कर दिया तो कुछ दिनों में ही तुम्हें करोड़पति का पाठ भी शुरू कर देना होगा। इसके बावजूद ब्राह्मण उम्मीदवार रोता रहा और सिर हिलाता रहा, और बाबा जी ने उसे जब ज्यादा कोचा तो उसने कहा कि मुझे 1000 स्त्रियों का मान मर्दन नहीं करना है, मेरा काम तो सिर्फ एक चमार का मान मर्दन होने से चल जाएगा। बाबा जी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को सांत्वना दी और पूरी बात समझाकर उसे और संकट से पार उतारने के लिए गांजे की चिलम का टेंट में खोसकर और नकली जटाओं पर थोड़ी सी धूल झाड़कर बस्ती की ओर चल दिए। उन्होंने एक मंदिर के सामने डेरा डाला और दूसरे दिन से कबीर और रामानंद से लेकर गुरु गोरखनाथ तक की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाने लगे। देखिए किसका किसका जिक्र आया, कबीर, रामानंद जी, गोरखनाथ का। कहते जाति पाति पूछने कोई, और जो हरि को भजे सो हरि को होई। ये हरि क्या चीज है, इसे भी लोगों ने उसी दिन शाम से ही समझना शुरू किया। एक चिलम में कांचे की गली रखी गई जिसमें सुलगती हुई आग ठूस दी गई, उसे गाल पिचकाकर उतने ही बार फुलाकर सुलगाया गया और दम खींची गई। एक सांस और दूसरी सांस के इंटरवल के दौरान शंकर जी का नाम कई ढंग से कई अर्थों के साथ लिया गया। वो चिलम भक्तों में इधर से उधर, यही है हरि जी। बाबा जी के दरबार में 48 घंटे तक अखंड कीर्तन चलता रहा। जो गांजा नहीं पीते थे उनके लिए बराबर भंग का इंतजाम होता रहा। जब तक कीर्तन चला तब तक जो है सिर पर लोढ़ा भी चलता रहा, हारमोनियम भी, और राधा कृष्ण और सीताराम की खुशामद भी। जिनके सामने सिनेमा के बड़े बड़े गाने भी पस्त हो गए, लेके पहला प्यार, ये जो गाने थे वहां पे ये गाने भी आए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। बंसीधर का नाम इस तरीके से दिया है, मथुरा नगरी में आया कोई बंसीधर। बाबा जी 2 दिन के बाद ही श्री कृष्ण का अवतार मान लिए गए। ये दूसरी बात है कि यमुना का जल न पीकर उन्होंने सिर्फ गांजा पिया और पिशाचों की तरह श्री कृष्ण के मुकाबले वह शंकर भगवान के जरा नजदीक रहे। इस दौरान चलम धकाधक सुलगती रही और साबित करती रही कि गांजा चाहे चोरी का हो, चाहे सरकारी दुकान का हो या गंगा जल का हो। बाबा जी बहुत मस्त आदमी थे। वे कीर्तन का मुआयना ही नहीं, खुद कीर्तन भी करते थे। अगर वे गांजा ना पीते होते तो उनकी आवाज गले के बाहर निकलकर साफ साफ सुनाई पड़ती, और अगर वह हारमोनियम में बजती होती तो उनकी कीर्तनों में एक धुन भी पाई जाती। पर इन स्वाभाविक अड़चनों के बावजूद बाबा जी ने गांव भर को देखते देखते अपने काबू में कर लिया। उनने कबीर, रैदास, रामानंद के ऐसे ऐसे भजन सुनाए कि लोग इन संतों की जय जयकार करने लगे। वे संत वहां मौजूद होते तो ऐसी मौलिक कविता सुनकर बाबा जी की जय जयकार करने लगते। इसी असर में बाबूजी ने गांव से जातिवाद का नाम हटा दिया, और एक दिन उन्होंने गांजे, भंग और कीर्तन के माहौल में जब इशारा किया कि इस गांव का प्रधान बड़ा धर्मात्मा आदमी है तो लोग चकित रह गए। एक बंगेड़ी ने कहा, अभी तो कोई प्रधान चुना ही नहीं गया और इस ओहदे पर पहली बार चुनाव होना। तो बाबा जी ने फिर इशारा किया कि हमारे भगवान ने तो चुनाव कर दिया है। संक्षेप में नशा उतरने से पहले ही लोगों को मालूम हो गया कि ब्राह्मण उम्मीदवार को भगवान ने स्वयं प्रधान चुन लिया है। नेवादा वाली तरीका, अब देखिए चुनाव के 3 तरीके थे ना। अब नेवादा वाला तरीका, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ। दूसरे गांव से लोगों ने उसे संशोधित रूप से स्वीकार करके बड़े बड़े चुनाव भी जीते। जहां गांजा पीने वाले बाबा जी नहीं मिले, यहाँ उतना गांजा नहीं मिला, और वहां लोगों ने ज्यादातर किसी को भी बाबा बनाकर देवी की पूजा का इंतजाम शुरू कर दिया कि अब देवी का पूजा किया जाएगा।
उन जगहों पर क्या हुआ कि बकरे की बलि दी जाएगी और दारू का प्रसाद भी चढ़ेगा। इसका भी यही नतीजा होता कि लाश सुन्न पड़ जाती थी और मुंह की विजय होने लगती। इस तरह पेटेंट किया हुआ तरीका चुनाव संहिता में नेवादा वाली पद्धति के नाम दर्ज हो गया। अब ये महिपालपुर वाला तरीका शुद्ध वैज्ञानिक और सबसे सीधा था। इसका विकास एक चुनाव के अधिकारी की गलती से हुआ। बाद में उस गलती को मान्यता देकर उसे कई जगह दोहराया गया। वो गलती एक घड़ी को लेकर हो गया। चुनाव दरअसल 12 बजे का था। चुनाव अधिकारी की घड़ी चूंकि शहर के घंटाघर से मिली थी और घंटाघर की चुंगी के चेयरमैन के घर से मिली थी, इसलिए सवा घंटा तेज थी। नतीजे ये हुआ कि चुनाव अधिकारी ने कुछ उम्मीदवारों के विरोध के बावजूद पौने 11 बजे ही जितने वोटर उम्मीदवार आए गए, उन्हीं से चुनाव पूरा करा के उसके नतीजे का वही ऐलान कर दिया। जब बचे हुए वोटर और उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे तो उस समय चुनाव अधिकारी अपने घर पर 1:15 पर खाया जाने वाला खाना खा रहे थे। इस चुनाव के खिलाफ याचिका दाखिल हुई, उसमें सारी बहस घड़ियों को लेकर हो गई। वह मुकदमा काफी वैज्ञानिक था और उससे अदालत को कई किस्म की घड़ियों के बारे में मैकेनिकल जानकारी भी मिली। इसका परिणाम ये हुआ कि मुकदमा 3 साल चला, पर न ये साबित हुआ और न ही चुनाव अधिकारी से कोई गलती, जिसे सभापति घोषित कर दिया गया और अपनी घड़ी को हमेशा के लिए सवा घंटे तेज करके गांव में यथास्थिति हुकूमत करते रहे। बाकी उम्मीदवार बकौल छोटे पहलवान घड़ी की जगह घंटा लेकर बैठे रहे। ये था चुनाव। महिपालपुर वाली घटना शुद्ध आकस्मिक थी, पर न्यूटन के सामने पेड़ सेब से गिरने की घटना भी वैसे ही आकस्मिक थी, जिससे उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला था। बाद में चुनाव के फन में माहिर लोगों ने भी महिपालपुर की घटना से एक सिद्धांत निकाल ही लिया, और यही था कि सब घड़ियां एक साथ एक वक्त नहीं दिखाती और सब वोटर एक साथ एक जगह पर नहीं पहुंचते। इस सिद्धांत की खोज हो जाने के बाद गांव पंचायतों के चुनाव में इसका उपयोग कई बार हुआ। चुनाव अफसरों की घड़ियां जो है वो महिपालपुर के नजीर को सामने रखकर छुटपुट तौर से घंटे आधे घंटे तेज या धीमी हो जाती। चूंकि घड़ी एक मशीन है, इसलिए उसके बारे में किसी इंसान को दोष नहीं दिया जा सकता। फिर ज्यादातर ये भी होने लगा कि जिस उम्मीदवार की घड़ी का मेल चुनाव अफसर की घड़ी से हो जाता है, वो चुनाव में विजयी बनने लगता है। वह दो मशीनों का खेल था वहां। इसके लिए किसी भी इंसान को दोषी ठहराना अवैज्ञानिक था। भूगोल के हिसाब से शिवपालगंज से महिपालपुर दूर पड़ता था और नेवादा नजदीक, इसलिए रामाधीन भीखम खेड़वी को नेवादा पद्धति का अच्छा ज्ञान था। उसका उन्होंने खुलकर प्रयोग भी किया। उधर सनीचर की ओर से वैद्य ने भूगोल के मुकाबले इतिहास को ज्यादा सहारा लिया था और अतीत काल की सब पद्धतियों का मनन करके सनीचर की ओर से महिपालपुर वाली पद्धति अपनाने की राय दी थी। परिणाम ये हुआ कि उनकी ओर से सिर्फ एक सस्ती घड़ी का खर्च हुआ, जो चुनाव अफसर भूल से अपनी कलाई पर बांधे हुए अपने घर लौट आए। जबकि नेवादा पद्धति का प्रयोग करके करने वाले हार का निराशा और शराब के असर से मैदान में ढेर हो गए। नशाखोरी की विशेषज्ञता के अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ये 3 तरीके से पूरे जो है आपको चुनाव देखने को मिला। कहाँ पे? सिपालगंज में। और सनीचर वैसे जीत गया है। अंततः निष्कर्ष यही निकला कि सनीचर जो है वैद्य जी का वो जीत गया है। अब यहाँ पे इसका अध्याय 25वां शुरू होता है, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।